हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 20 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 21 अगस्त का भी पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में 21 अगस्त का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए यहाँ पर एरिया दिया हुआ है। समचतुर्भुज का एरिया निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक विकर्ण के साथ और एक आधार और ऊंचाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो पहला विकर्ण को D1 लिखते हैं और दूसरा विकर्ण को D2 लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पर वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एरिया 24 है, ठीक है। 1/2 गुना पहला विकर्ण 8 है तो 8 देंगे। यहाँ से दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। 2 से 4 बार में कटाएंगे, 4 से इसको 6 बार में कटाएंगे। तो D2 का जो वैल्यू आया है 6 मीटर आया है। ठीक है। अब यहाँ से भुजा कैसे निकलेगा? एक समचतुर्भुज यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसका जो एक विकर्ण है ये होगा और इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा? ऐसे होगा। और ये जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये समकोण होगा। तो यहाँ पर एक विकर्ण 6 है, एक 8 है, तो छोटा वाला विकर्ण 6 आया हमारा। यानी कि ये मान लीजिए अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए सी को 6 देंगे, ये छोटा वाला है। जब पूरा ए सी 6 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3 मीटर होगा। उसी तरह यहाँ ये पूरा 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 मीटर होगा। तो यहाँ पर 4 है, 3 है और समकोण त्रिभुज है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 3, 4 और 5 का। जब ये दोनों 3, 4 है तो ये कितना होना चाहिए? 5 मीटर। तो डी सी निकल गया 5। समचतुर्भुज है तो इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा? 5 मीटर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। ठीक है, पुलक को पी लिखते हैं, मेंजा को एम लिखते हैं। इसका जो अनुपात है कंचों का 5:9 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 है। जयराम है एक आदमी, इसको जे लिखते हैं यहाँ पर। तो जयराम और मेंजा का जो अनुपात है 7:18, तो जयराम के सामने 7 देंगे और मेंजा के सामने 18 देंगे। ठीक है, ये दोनों का अनुपात हो गया। अब इन सबको मर्ज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 9 है, तो इसको भी 2 से गुना करके 18 बना लेते हैं। तो ये तो 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10। यानी कि डी का वैल्यू यहाँ से 10 आएगा, एम का तो 18 ही होगा और जे का 7 ही रहेगा। क्या पूछ रहा है? पुलक और जयराम यानी कि पी और जे का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 10:7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण 6x-5y + 11 बराबर 0 है और इतना बराबर 0 का कोई हल ना हो तो के का मान कितना होगा? देखिए, जब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं रहता है तो क्या कंडीशन होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं, हम लोग को ये वाला देखना है। a1/a2 और b1/b2 को बराबर कर देंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1 कितना होगा? पहला समीकरण का जो x का गुणांक है 6 वो होगा। a2 कितना होगा? दूसरा समीकरण का x का गुणांक, तो यहाँ पर 15 है, 15 देंगे। बराबर b1 इसका y का गुणांक कितना है पहला समीकरण में? -5। और b2 यानी दूसरा समीकरण का y का गुणांक कितना है? k है, तो इसको k ही लिख देंगे। अब यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 15×5 = 75, माइनस का 75 आ रहा है बटा 6। तो 6 से इसको कटा देते हैं। 6 का 6, 6×2 = 12 और 6×5 = 30, यानी कि k का जो वैल्यू आया है कितना आया? -12.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी दसभुज में कितने विकर्ण होंगे? ठीक है, यहाँ पर दसभुज है, डेकागोन। पिछले कोई शिफ्ट में एक आया था हेंडेकागोन। ठीक है, एक दसभुज करके, तो उसको 11 भुजा मान के हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पर दसभुज है तो एन का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 10, यानी कि ये बहुभुज 10 भुजा वाला होता है। तो इसका विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी डायगोनल, वो होता है n × n-3/2। तो यहाँ पर क्या करना है? एन का वैल्यू रख देना है और आंसर निकाल लेना। तो 10 हो जाएगा और 10 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 7/2।
ये 70/2 कितना हो जाएगा 35। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग एलसीएम मानते हैं 45 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर उससे छोटी है 35, तो 35 का जब फैक्टर करेंगे जैसे 5 × 7 होगा, ठीक है। तो 5 ऑलरेडी 45 में है, तो बचा क्या 7, तो 7 का कमी है तो 7 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। कर दिए ये समाप्त। उसके बाद बता 30, 30 को 5 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 देखिए, ये 5 देखिए ऑलरेडी 45 में है, तो बचा क्या 6, तो 6 से यहाँ पर 6 को भी इस तरह से तोड़िए, 2 × 3, ठीक है। तो 5 तो है ही इसमें, 3 भी इसी में है, यानी कि इसको इस तरह से तोड़िए 15 × 2, तो 15 इसमें है ही 45 में, तो बचा 2, 2 का कमी है तो 2 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 45 × 90 होता है 963, यानी कि 630 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 25 को 1/5 से विभाजित करना है, ठीक है। तो 25 को 1/5 से विभाजित करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 25 × 5 हो जाएगा इसका आंसर 125। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा बोर्ड मास का सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से मध्यम कोष्ठक शुरू हो रहा है और यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो पहले इसके अंदर का क्रिया कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, देखिए -13 है, -3 है, तो ये कितना हो गया -16। अब 25 में -16 करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। और आगे गुना है, ये x नहीं है गुना है। अब 10 को 9 से गुना करना है, 10 है माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा -90, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, जब हम लोग मध्यम कोष्ठक से बाहर जाएंगे तो बड़ी कोष्ठक के अंदर क्या है -5 है, जिससे इसको भाग करना है, यानी कि इससे ये -90 को भाग करना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों में है, तो ये आ जाएगा 18×95 होता है, इसका वैल्यू कितना आ गया 18, ठीक है। यहाँ तक का क्रिया खत्म। अब आगे आइए, आगे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या रहता है गुना रहता है। अब 1/6 से 18 में गुना करना है, तो 6 और 18 को काट देगा 3 बार में, तो बचेगा इसका वैल्यू 3। तो उसके बाद फाइनल जो होगा, यहाँ पर प्लस के बाद 3 है, प्लस से पहले 4 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा की माप क्या है। देखिए मान लेते हैं जो घन है इसका जो कोर है वो x है, ठीक है। तो घन में टोटल किनारा कितना होता है, इस तरह से अगर घन रहेगा एक ठो बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक, देखिए 4 इस तरफ हुआ, 4 पीछे की ओर, 8 हो गया, और ये जो है 4, तो टोटल कितना हो गया 12, यानी कि 12 किनारा टोटल होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखते हैं कोर, इसमें 12 होता है। यहाँ पर कह रहा है कि इसके सभी कोरों का योग वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ पर इसके वर्ग का किनारा का जो योग होगा वो कितना होगा 12x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो मान लेते हैं जो वर्ग का भुजा है वो y है हमारा, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 × y। तो यहाँ से 4 से इसको कटा देते हैं 3 बार में, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन का किनारा क्या माने हैं x माने है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो वर्ग का भुजा कितना आया है, देखिए यहाँ पर y माने थे लेकिन y का वैल्यू x के टर्म में क्या है 3x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि 3x का स्क्वायर। तो ये x³ बराबर 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x², तो x² कट जाएगा यहाँ से, x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो पूछ क्या रहा हमसे वर्ग की भुजा की माप क्या है, तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा, y माने थे, y का वैल्यू यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी कि y का आ जाएगा 3 × 9, ये हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ में 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए एप्पल है 12, और ये है 14, और ग्रेप्स है 6, मैंगो है 10, और पाइनएप्पल है 8। सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा 12, 14, 26, 6, 32, 10, 42, 8, 50। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 40 का 34% निकालेंगे वही आंसर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 × 8 = 136 होता है, यानी कि 13.6 इसका सही आंसर होगा, इस तरह से।
40 का 34/100 करके निकल। आगे बढ़ते। जब प्राकृतिक संख्याओं को 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका फॉर्मूला बताए थे एलसीएम टोटल नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो शेषफल बचता है वो जोड़ेंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। तो एलसीएम इन तीनों का कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एलसीएम इसका निकालते हैं। ये हो जाएगा 8 सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद 7, 7 से गुना कर देंगे क्योंकि 8 में 7 नहीं है। 6, 6 का देखिए 2 इसमें है 8 में, तो बचा क्या 3, तो 3 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। उसके बाद 5, 5 इसमें से कहीं पर नहीं है, बचा है, तो 5 को भी गुना करेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 अट्ठे 120, यानी 120 गुना 7 करेंगे तो 12 सतह 84, 840 हो रहा है। इसमें ये 4 को जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 844। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगाएंगे? ये दो टाइप के मजदूर हैं, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, और टाइप 1 जो है टाइप 2 से 2.5 गुना अधिक कुशल है। तो 2.5 गुना ये जो 2.5 है इसको 5/2 लिख सकते हैं। यानी जब टाइप 2 2 यूनिट काम करेंगे तो टाइप 1 कितना करेंगे? 5 यूनिट। ठीक है, 2 का 2.5 गुना हो गया 5। ये हो गया इफ़िशियंसी का रेशियो। अब आगे देखिए, कह रहा है टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग का निकल जाएगा। देखिए टाइप 1 का है 12 मजदूर है, 12 मजदूर है। टाइप 1 का एफिशिएंसी कितना है? 5, 5 से गुना करेंगे और इसको कितना टाइम लग जाता है? 10 दिन का, तो 10 से भी गुना करेंगे। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब आगे देखिए, उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 मजदूर करेगा। तो टाइप 1 का एफिशिएंसी कितना है? 5, 5 एफिशिएंसी वाला 4 मजदूर करेगा तो टोटल कितना काम होगा? 20 यूनिट। ठीक है, उसी तरह सब यहाँ पर टाइप 2 के 15 श्रमिक करना है। टाइप 2 का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो 2 यूनिट के हिसाब से 15 मजदूर कितना करेगा? 15 दूना 30। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा? 30 यहाँ पर होगा, 20 यहाँ पर, कुल मिला के 50 होगा। तो इस टोटल वर्क को 50 यूनिट से करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? देखिए 5 दाई 50, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 12। ठीक है, तो 12 दिन इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये 11 लिया है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है? देखिए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए 67 तो अभाज्य है, इसका एक और 67 दो फैक्टर ही है। 47 भी अभाज्य है, ये गलत आंसर लिया हुआ है। उसके बाद 57 देखिए भाज्य संख्या, यही कंपोजिट नंबर है। एक है, एक से कटता है, फिर 19, 3 से कटता है, फिर 19 से कटता है, फिर 57 से। ठीक है, 37 तो अभाज्य संख्या है ही। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गलत लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3 हो तो ए क्यूब प्लस बी 1/a³ का मान क्या है? देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बना लेंगे, दोनों तरफ दो जोड़ जोड़ के। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 और बराबर इधर 3 प्लस 2। तो ये देखिए 2 हो गया और यहाँ पर a² 1/a² है, यहाँ पर ये हो सकता है एक a गुना 1/a। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, बस 2 जोड़ते हैं दोनों तरफ और उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर a प्लस 1/a आ जाएगा, यानी जब इसका वर्गमूल लेंगे तो। और इस तरफ कितना हो जाएगा? 5 हो रहा है, 5 का वर्गमूल √5, मतलब वही रहेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू निकल चुका है। अब इससे निकालना है हम लोग को a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू। जब ये दिया रहता है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसका k है तो k का क्यूब करेंगे और -3k करेंगे। ठीक है, तो k का वैल्यू यही हो जाएगा √5। तो ये कितना हो जाएगा? √5 का क्यूब -3 गुना √5। इसका क्यूब कितना होगा? 5√5, माइनस है 3√5, तो इसको माइनस करेंगे तो 2√5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। ठीक है, दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमी गति से टैंक को भरता है।
पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है। देखिए मान लेते हैं दो तीन टैंकर है, ए बी और सी, पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर आइए, कह रहा है कि दूसरा टैंकर जो है पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से भरता है। अगर पहला टैंकर x घंटा में भरेगा तो दूसरा टैंकर कितना घंटा में भरेगा, x माइनस 5 घंटा में, क्योंकि यहाँ पर तेजी शब्द का प्रयोग हुआ है। तेजी से भर रहा है इसका मतलब समय कम ले रहा है। जब ए ले रहा है x घंटा तो बी लेगा उससे 5 घंटा कम, क्योंकि वो इसका स्पीड उससे तेज है। ठीक है, अब आगे देखिए। और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमी गति से टैंक को भरता है। ये धीमी गति से टैंक को कौन भरता है, ये दूसरा टैंकर। ये जो दूसरा टैंकर यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये दोनों के लिए हुआ है, यहाँ पर भी ये सेंटेंस के लिए और यहाँ से फिर ये सेंटेंस के लिए। तो दूसरा टैंकर तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमी गति से टैंक को भरता है। तो तीसरा टैंकर कितना घंटा में भरता होगा, यानी ये जो है धीमी गति से भर रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा समय लेगा, ये सी जो है कम समय लेगा। तो कितना कम लेगा, 4 घंटा कम लेगा। तो x माइनस 5 में 4 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9। तीनों का यहाँ पर निकल गया समय। अब यहाँ पर जो पहला कंडीशन था अब यहाँ पर बैठाएंगे कि पहले दो टैंकर एक साथ चलाया जाता है तो जितना समय लगता है उतना अकेले तीसरा टैंकर में, मतलब उतना समय में भर देता है अकेले। तो इन दोनों का एफिशिएंसी सी के बराबर होगा। तो यहाँ से ए का कितना आएगा एफिशिएंसी, 1/x, बी का कितना आएगा 1/x माइनस 5, और ये बराबर करेंगे 1/x माइनस 9 के, क्योंकि इन दोनों का एफिशिएंसी के बराबर है सी का एफिशिएंसी। ठीक है, सवाल में ऐसा कह रहा है। अब देखिए ये भारी भरकम समीकरण निकला है, इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो इससे बेहतर है कि ऑप्शन से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और सेटिस्फाई करा लेंगे। तो पहले मान लीजिए अगर ये आंसर यहाँ पर नहीं रहता तो हम लोग कैसे चेक करते, 16 रखते तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये 16 बन रहा है नीचे, यहाँ पर क्या बन रहा है 11 बन रहा है, और इस तरफ जब 16 रखते तो 16 में 9 घटता तो 7 बचता। देखिए 16, 11, 7, ये तो 11 और 7 अभाज्य संख्या तो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, 16 11 के एलसीएम में 7 भी नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू नहीं बैठाते यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते तो ये खत्म। उसके बाद 9 अगर रखते तो यहाँ पर देखिए 9 अगर रखेंगे तो 9 माइनस 9 जीरो फॉर्म बन रहा है नीचे, तो ये तो रख नहीं सकते हैं। आगे 10 रखते हैं तो 10 रखेंगे तो क्या बनेगा 1/10 प्लस 1/5, और इस तरफ क्या बनेगा 1/1। तो 1/10 प्लस 1/5 मिलके 1 तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो पाएगा। आगे रखते हैं 15, यही सेटिस्फाई करेगा इसको। 1/15 प्लस 1/15 माइनस 5 10 हो जाएगा, और इस तरफ कितना है 1/x माइनस, यानी 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा 6। क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद 1/6 आएगा, जोड़ लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम 30 आएगा, 2 आएगा इधर, इधर 3 आएगा, यानी ये 5/30 हो रहा है। जब इसको कटाएंगे तो 1/6 आएगा। ये सेटिस्फाई कर दिया इस समीकरण को, तो यही इसका वैल्यू होगा एक्स का। तो जो पूछ रहा है पहली टैंकर उसका एक्स ही माने थे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 15 घंटा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, पहले भी मैंने बता चुका है। सीपी बट्टा जो एमपी का रेशियो होता है, यानी सीपी और एमपी का रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट परसेंट, या नहीं तो 100 माइनस डी बट्टा 100 माइनस एल यानी कि लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट रहेगा तो ये लगाएंगे, अगर लॉस रहेगा तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो ये वाला लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 600। ठीक है, और अंकित मूल्य निकालना है मार्क प्राइस, तो एमपी रहने देते हैं इसको। 100 माइनस डी करना, डी का वैल्यू देखिए छूट कितना है 20%, तो डी हो गया 20, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80, नीचे 100 प्लस पी करना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 से कटाते हैं 16, 5 से 25, ये 16 अनुपात 16 और 25 आया। अब देखिए यहाँ पर एमपी का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस गुना करके 16 से डिवाइड कर देंगे, कटा देते हैं इसको, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 से ये 150 बार में 150 गुना 25 करेंगे, तो 150 गुना 25/4, तो ये कितना आएगा 4 से इसको कटा देते हैं 6.25 बार में ये कट जाएगा। अब ये दोनों को गुना करके लिखेंगे, 150 गुना 6 कर लेते हैं 900 हो जाएगा। उसके बाद 150 गुना 2.25 करना है तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900
937.5 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कटाना नहीं था, यहाँ से आसानी से आंसर निकल जाता। ये क्या था वैल्यू, 600/MP बराबर 80, यानी कि 16/25 आया था। यहाँ पर गुना अगर करेंगे तो 25 छके 150 होता है और 2 जीरो यानी 15,000, और इसको 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो 937.5 इसका आंसर आ जाता। ये इतना नहीं करना पड़ता, ध्यान नहीं दिए तभी थोड़ा सा लंबा करना पड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन पर पावर 4 माइनस ए बराबर कॉस पर पावर 4 माइनस ए बराबर 1 है, तो a/2 का मान क्या है, डिग्री में पूछ रहा है, यदि a का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है या 90 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को ऑप्शन से वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो अगर आपको मान याद है तो यहाँ पर रखिए, जैसे मान लीजिए अगर a का वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, माइनस उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री रख रहे हैं तो कॉस 90 का 0 होता है। तो क्या एक में 0 माइनस करने के बाद राइट साइड वाला 1 आता है, आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये a का वैल्यू यानी डिग्री में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पूछ क्या रहा हमसे, a/2, यानी इसका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 45। ठीक है, a/2 45 डिग्री इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ पर कह रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा, 2 गुना इसका, 2 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखिए, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो देखिए बी की तुलना में 3 गुना, तो बी का एफिशिएंसी 1 माने हैं, तो इसका 3 गुना कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जो ये जो 3 यूनिट हो रहा है यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि ए और सी मिलके इसका 3 गुना कर रहा है, यानी ये 3 यूनिट काम ए और सी मिलके करेगा। ये लेकिन ए इसमें 2 यूनिट कर रहा है तो बाकी इसका 1 यूनिट कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, अब आगे देखिए, ए बी और सी मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग का निकल जाएगा। 30 दिन में करता है तीनों मिल के, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 1 3 1 4, तो ये आ गया 120। पूछ रहा उनमें से प्रत्येक वह कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, प्रत्येक का निकालना है। तो पहले ए का निकालते हैं, ए का कितना आएगा, टोटल काम है 120, इसका एफिशिएंसी है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 दिन। उसके बाद बी का कितना है, बी का 1 है, सी का भी 1 है, तो 1 यूनिट से 120 को डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, 120 दिन। सी का भी 120 दिन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 का निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट शेयर का सवाल है। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकलता है वो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों चीज़, तो ये जो रुपया में दिया है इसको कटा दीजिए, 3 जीरो यहाँ से भी कटा दीजिए, यहाँ से भी कटा दीजिए। ये सुरभि को ऐसे लिखते हैं और उर्वा को यू लिखते हैं। तो सुरभि का कितना आ रहा है, 5 गुना 6 30 आ रहा है, और उर्वा का भी 6 गुना 5 30 आ रहा है, 30:30 यानी कि 1:1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।